बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप इस ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। इस ऐप में आपको मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है। तो ऐसे में कोई भी खबर अगर आप 1 मिनट में चाहते हैं तो आप अभी प्ले स्टोर से केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज बिहार की टॉप खबरों की। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने सीए के लागू होते ही ये क्या बोल दिया, अब खड़ा हो गया है सियासी बवाल। पवन सिंह बदलेंगे पाला, चुनाव से पहले पावर स्टार पवन सिंह ने सबको चौंकाया। नए पोस्ट के जरिए दे दिया बड़ा संकेत। क्या है संकेत, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सीएए लागू होने पर आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, जाने क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली। नागरिकता कानून का स्वागत करे मुस्लिम समाज, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख की अपील, कहा नहीं खत्म होगी किसी की भारतीयता। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सीएए का मामला, मुस्लिम लीग ने की कानून पर रोक लगाने की मांग। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, यह देश के खिलाफ है। सीएए लागू होने के बाद केजरीवाल ने उठाए सवाल। लालू यादव के एमएलसी के आवास से महंगी शराब जब्त, पुलिस को 2 कछुए भी मिले, एफआईआर दर्ज। सीएए लागू होने के बाद आरजेडी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, अब चुनाव में मुद्दा होगा सबसे अलग, बीजेपी को हो सकता है नुकसान। होली से पहले चढ़ने लगा पारा, अगले 3 दिनों में कहर बरपाएगी गर्मी, आज ऐसा रहेगा भारत का मौसम। पशुपति पारस ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले चिराग के साथ कभी नहीं मिलेगा दल दिल और परिवार। अश्विनी चौबे ने विपक्षियों को बताया पप्पू गप्पू सप्पू लप्पू, कांग्रेस विधायक ने किया पलटवार, कहा चौबे जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नई सरकार में नौकरी की बहार, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली, 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। तेजस्वी यादव तोड़ देंगे लालू का रिकॉर्ड, चुनाव से पहले जेडीयू नेता ने क्यों कह दी ऐसी बात, अब मचेगा सियासी घमासान। अमित शाह के उल्टा लटका देने वाले बयान पर बोली राबड़ी और मीसा, नोटबंदी में भर लिया खुद का घर, लालू ने भी किया पलटवार। स्कूल समय में बच्चों से काम कराया तो होगी कार्रवाई, जाने बाल श्रम विभाग का नियम। बिहार में महिलाएं भी कर रही है शराब तस्करी, 3.5 लाख की दारू के साथ लेडीज तस्कर गिरफ्तार। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू कर दिया है। सीएए के लागू होते ही तमाम राजनीतिक दलों और फिर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार में जदयू ने इसका स्वागत किया है, वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे अलग ही एंगल से देख रहे हैं। सीएए के लागू होते ही तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। यही देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और फिर बेरोजगारी से त्रस्त है। बीते 10 सालों में बीजेपी शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक का हो गया। रसोई का बजट गड़बड़ा गया। मध्यम और निम्न वर्ग महंगाई और फिर बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने आगे लिखा है कि बीते 46 सालों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण करके पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी छीन रही है। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चुनाव लड़ने को लेकर के काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। जो उन्होंने हाल ही में आसनसोल सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब ये अफवाह तेज है कि वे आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती है। कुछ अफवाहों की माने तो पवन सिंह भाजपा नहीं बल्कि आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। यह दूसरी ओर कुछ राजद समर्थक भी अब पवन सिंह के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। इससे भी कई तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। अब पवन सिंह ने
अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। इस पोस्ट को देख करके ये लगता है कि वे किसी बात से आहत हैं। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आहत होकर के पवन सिंह किसी खास व्यक्ति या फिर पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। चूंकि पवन सिंह इन दिनों चुनाव को लेकर के एक्टिव है, ऐसे में इस तरह का पोस्ट सीधे तौर पर ये राजनीतिक रूप से जोड़ता है। इस पोस्ट से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पवन सिंह अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद देश के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच देश में सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारी लीगल टीम सीएए नोटिफिकेशन को पढ़ेगी और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं है, लोग अफवाह और फिर गलतफहमी से बचें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सीएए नोटिफिकेशन पर कहा कि हमें पता चला है कि सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर के मेरी सभी समुदाय के सदस्यों से अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर अपनी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करेगी और फिर कोई बयान नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों से सीएए को पारित किया गया था, जब वहीं इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि इसमें साफ है कि ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सीएए को अधिसूचित किए जाने के कुछ घंटों बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि उन्होंने खुद भी इस कानून का स्वागत किया है और समूचे मुस्लिम समाज को ऐसा करना चाहिए। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किए जाने के कुछ घंटों बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि उन्होंने खुद भी इस कानून का स्वागत किया है और समूचे मुस्लिम समाज को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने लोगों के बीच डर को दूर करने की कोशिश की है। रिजवी ने दावा किया है कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय की नागरिकता की स्थिति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रिजवी ने आगे दावा किया है कि भारत सरकार ने जो सीएए लागू किया है, इस कानून को लेकर के मुसलमानों में गलतफहमियां हैं। जब पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि इस कानून का मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई भी कानून नहीं था, जिन्हें धर्म के आधार पर अत्याचार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, देश में सीएए को लागू करने के बाद जगह जगह पर कई समुदाय इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जब वहीं कल इंडियन मुस्लिम लीग ने इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। जब वहीं इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम लीग द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत देश में अलग अलग धर्मों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। जब केवल कुछ ही धर्मों के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि हम शरणार्थी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि देश में इस कानून के जरिए शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी, वह इस बात के खिलाफ नहीं है। वह बल्कि इस बात के खिलाफ है कि इस कानून के लागू होने के बाद केवल मुस्लिम समुदाय को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा गया है। जहां आखिर भारत जैसे देश में अलग अलग समुदाय के बीच में यह भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में सीएए को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी सीएए को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। जो उन्होंने सीएए के बहाने लालू तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब सीएए और एनआरसी आया था और फिर लोगों पर तलवार लटकी थी, तो फिर किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर के फंसाया? जब कौन वीर बिहार का बंगाल में लड़ने गया था? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गए थे? जब कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने की, अपनी गर्दन फंसाई गई थी। आज भाजपा बंगाल में जीत गई होती तो फिर आप लोग अभी लाइन में खड़े होकर के फॉर्म भर रहे होते। जब हमने भाजपा को हराया है, अगर बैलून में हवा हमने भरा है तो फिर निकालेंगे भी हम ही। जब आप लिख करके रख लीजिए। उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत भाजपा ने बंगाल में लगा दी है, पर फिर भी इन्हें नहीं जीतने दी। आप मुझ पर 3 साल भरोसा कीजिए, स्थिति बदल करके रख दूंगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अगर लोगों को राजनीतिक
राजनीति की थोड़ी सी बहुत समझ है तो फिर मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये बिहार के में गठबंधन बना करके फिर से जनता को ठगने का उपाय कर रहे हैं। 2015 में बिहार के लोगों ने इसको वोट किया था, 2017 में ये आदमी लोगों को ठग करके भाग गए। आप बिहार के लोग फिर वोट कीजिएगा, फिर ये आदमी आपको ठग करके भाग जाएगा। लिख कर रख लीजिए, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। दोस्तों, देश में सीएए के लागू होने के बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए के लागू होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के समय पहले मोदी सरकार सीएए लेकर के आई। ऐसे वक्त जब गरीब और फिर मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहे हैं और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, या उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि 3 राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी कि ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर के बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जी हाँ, जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो फिर पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? या क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 10 सालों में 11 लाख से भी ज्यादा लोग, व्यापारी और फिर उद्योगपति इनकी नीतियों और फिर अत्याचारों से तंग आकर के देश छोड़ करके चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को ला करके भारत में बसाना चाहते हैं। क्या सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरा देश सीएए का विरोध करता है। जब पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, जब पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। जब पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। दोस्तों, सीएए को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, जहां उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और फिर आरएसएस को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट के जरिए तंज कसा है और कहा कि संघियों को कागज लेकर के लाइन में खड़े होने का शौक है। उन्हें पहले चौकीदार से प्यार हुआ, यानी कि मोदी से प्यार हुआ, अब शायद वे रद्दी वाले को दिल दे बैठे हैं। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक्स पर पोस्ट के मुताबिक लिखा है कि संघियों को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, लेकिन इनको कागज लेकर के लाइन में खड़े होने का शौक है। साल 2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था और अब शायद रद्दी वाले को दिल दे बैठा है, जब देखो तब कागज मांगते रहता है। दोस्तों, बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हवाई जहाज खरीदने की तैयारी में है। जहाज खरीदने के प्रयास पिछले साल से ही चल रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। दरअसल बिहार सरकार के पास वीआईपी उड़ान के लिए अपना कोई जहाज नहीं है। जब वीआईपी उड़ान के लिए सरकार को किराए पर जहाज लेना होता है। जब इस समस्या से निदान दिलाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से जहाज खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब नई हवाई जहाज की खरीद के लिए सिविल विमानन निदेशालय की ओर से विमान निर्माता कंपनियों से अभिरुचि आमंत्रित की गई है। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय की सिविल विमानन निदेशालय ने 2 अप्रैल तक अभिरुचि देने की समय सीमा तय की है। इस दौरान कंपनियां विमान की आपूर्ति करने में अभिरुचि दिखाती है। तो फिर दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में ये कहावत है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। जब महिलाएं वो क्या चीज नहीं कर सकती है जो पुरुष करती है। जी हाँ, अब ऐसा ही एक उदाहरण आया है बिहार से। बिहार में अब तक तो आप लोग पुरुषों को शराब तस्करी करते हुए सुना होगा, उसके बारे में देखा होगा, लेकिन ताजा मामले में बिहार में महिलाएं भी अब शराब तस्करी कर रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 3.5 लाख की दारू के साथ एक लेडीज गिरफ्तार हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी देसी विदेशी शराब तस्करी करने का धंधा जोरों से चल रहा है और अब इस धंधे में महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। ताजा मामला सामने आया है जब भभुआ जिले से, जहां उत्पाद पुलिस ने सोमवार को ककरेट घाट से 3.5 लाख की शराब के साथ महिला तस्कर और स्विफ्ट कार चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच करते हुए देखते ही चालक कार को तेज करके भागने लगा। इशारा करने पर भी वह नहीं रुका, जब पुलिस ने पीछा करके उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है। वहीं पर कार चालक समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के अमलपुर सिमटी निवासी मोहम्मद अली के 36 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फिरोज आलम शामिल है। इसकी पुष्टि ककरेट चेक पोस्ट के पदाधिकारी भरत झा ने की है। पूछताछ के दौरान महिला तस्कर ने कई वैसे लोगों के नामों का खुलासा किया है जो इस कारोबार में शामिल है। उसने ये भी बताया है कि वह इस रास्ते से 2 बार पहले भी शराब की खेप लेकर के गई थी। जब पुलिस ने बताया है कि वाहन जांच अभियान चल रहा था, जब इसी दौरान यूपी की ओर से कार आती दिखी। जब रोकने का इशारा किया गया तो फिर चालक तेज गति से गाड़ी लेकर के भागने लगा। जब पकड़ करके जांच की गई तो फिर कार में छुपा करके रखी 2384 पीस विदेशी शराब मिली है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 3,49,296 रुपए बताया गया है।
दोस्तों, बिहार में हमेशा राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। जब ताजा मामला बिहार के जदयू नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के खलबली मचना तय है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि लोगों से हथियाई जमीन को तेजस्वी यादव वापस क्यों नहीं कर देते। अपनी खानदानी जमीनी बचाने के लिए राजद के राजकुमार आजकल विकास के समर्थक होने का ढोंच रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों का खून चूस करके उन्होंने नाबालिग रहते ही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली है, आज वोटों के लिए वे उन्हीं के हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन के सरकार में बीते 17 महीने के दौरान राजद के विभागों के कामकाज के तरीके से तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि मौका मिलने पर वे लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड तोड़ने से भी बाज नहीं आएंगे। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल तेजस्वी यादव झूठे बयानों के जरिए लालू परिवार द्वारा किए गए काले कारनामों से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार की जांच में उनके 17 महीनों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी जल्द ही सामने आने वाला है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक भी नहीं सुलझा है। यह सीट शेयरिंग में पेंच फंसा हुआ है, खास करके एनडीए में जब से नीतीश कुमार वापस आए हैं तब से एनडीए का जो गणित है वह गड़बड़ा गया है। एनडीए में छोटे छोटे दल यानी कि चिराग पासवान, उसके चाचा पशुपति पारस और बाकी कई सारे छोटे छोटे दल आपस में उलझ गए हैं कि आखिर अब हमारा होगा तो आखिर होगा क्या। आपको बता दूं कि देश की वर्तमान सरकार का कार्यकाल इसी महीने मई में पूरा होने जा रहा है। जैसे में अगले महीने के अंदर हर हाल में लोकसभा का चुनाव होना तय है। इसे लेकर के किसी भी दिन चुनावी तारीख का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों की नजर खास करके यूपी, बिहार और बंगाल पर टिकी होती है। इसकी बड़ी वजह इन राज्यों में मौजूद लोकसभा सीटों की संख्या है। वहीं पर हाल ही में बिहार के अंदर हुआ सत्ता परिवर्तन लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी और फिर टेंशन दोनों साथ लेकर के आई है। खुशी इस बात की कि बिहार के अंदर भाजपा के वापस सत्ता में आने की है, तो वहीं पर टेंशन यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत किया जाए। जब बिहार के आंकड़े देश की असली तस्वीरें की झलक। जब बिहार के सत्ता में काबिज एनडीए में वर्तमान में 6 राजनीतिक दल शामिल है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ऐसे में सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी पार्टी को करवा घूट तो जरूर पीना पड़ेगा, वरना मामला बेहद पेचीदा हो सकता है। इस चुनाव में भाजपा ने जो 400 पार का मिशन रखा है, या सीट शेयरिंग में मामला फंसने पर उसे तगड़ा झटका लग सकता है। इसकी वजह एनडीए में शामिल कोई भी बड़ा दल नहीं बल्कि छोटे दल हो सकते हैं। जब बिहार के अंदर एनडीए में सांसदों की संख्या के अनुसार देखें तो फिर भाजपा सबसे आगे है। इसके पीछे सिटिंग सांसदों की संख्या 17 है। इसके बाद जदयू के सिटिंग सांसदों की संख्या 16 है। तीसरे नंबर पर आती है पशुपति पारस की लोजपा, जिसके पास सिटिंग सांसदों की संख्या वर्तमान में 4 है। इसके बाद आता है चिराग पासवान का नंबर, जो अपनी पार्टी से खुद एकमात्र सांसद है। इसके अलावा 2 और पार्टियां हैं, उनमें एक भाजपा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से ही बिहार की सत्ता में भाजपा की वापसी हुई है, और दूसरी बड़े वोट बैंक को अपने साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे में इनको नाराज करके भाजपा चुनाव से पहले अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। तो ऐसे में बात आती है कि बिहार में यदि सब कुछ साफ है तो फिर सीट बंटवारे का आखिर मामला क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में मौजूदा चाचा भतीजे की जुड़ी। हम नीतीश और तेजस्वी की नहीं बल्कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान का कहना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में 4 से अधिक सीटें दी जानी चाहिए और साथ ही साथ एक राज्यसभा की भी सीट मिलनी चाहिए, यानी कि चिराग 2014 में लोकसभा चुनाव की तरह ही सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे चिराग पासवान का कहना है कि आज वे अपने चाचा से अलग हो गए हैं, लेकिन पिछला चुनाव साथ लड़े थे। जैसे में जीत उनके और फिर उनके पिता रामविलास पासवान और पीएम मोदी की वजह से हुई थी, ना कि चाचा पशुपति पारस की वजह से। ऐसे में चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी यानी कि पशुपति पारस को हमसे अधिक सीटें देने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके सांसद चिराग के बल पर जीते थे, भले ही आज वे कहीं और चले गए हों। चिराग का कहना है कि दलित वोट बैंक उनके पास है। यह चिराग की पहली डिमांड पशुपति पारस की हाजीपुर सीट है। उसके बाद वे नवादा और जमुई सीट के साथ ही वैशाली और किशनगंज में भी एक सीट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट की भी डिमांड उन्होंने की है। दोस्तों, देश में सीए कानून लागू हो चुकी है। अब सीए कानून को लेकर के बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, वहीं पर मांझी ने भी सराहा है। बीजेपी स्वागत करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हीं ने तो लागू किया है। आपको बता दूं कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया है। जब बिहार भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय
संजय सिन्हा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से भारत में रह रहे लाखों शरणार्थियों को संबल मिलेगा और वे अधिकार पूर्वक अपने उत्तम देश भर में निवास कर सकेंगे। ये कानून प्रगतिशील और मानवता के हक में है। नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार को है। यह सभी को इस कानून का स्वागत करना चाहिए। यह किसी भी राज्य सरकार को इसे रोकने का अधिकार नहीं है। वहीं पर एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस कानून के लागू होने के बाद ट्विटर पर लिखा है कि भारत में लागू हुआ सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। सबको इस कानून का समर्थन करना चाहिए। मैं उन तमाम गैर भारतीयों को बधाई देता हूं जो भारत हमारे देश के विकास में हमारे साथ थे, पर कई वर्षों से भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर ऐसा कमेंट कर दिया कि अब बवाल खड़ा हो गया है जब बीजेपी ने उन्हें याद दिला दी 32.5 सालों की सजा के बारे में। आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वयं कई मामलों में फंसे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे। न्यायालय के निर्णय का अगर लालू ईमानदारी से अनुपालन करे तो उन्हें अभी कई और वर्ष जेल में काटने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने लालू को 5 बार सजा सुनाई है। चारा घोटाले में उन्हें कुल 32.5 साल कैद की सजा हुई है। यह सभी सजा को अलग अलग काटना है। लालू अभी जमानत पर है, सजा समाप्त नहीं हुई है। मनोज शर्मा ने आगे कहा कि 3 अक्टूबर 2013 को लालू को पहली सजा हुई थी और 21 फरवरी 2022 को 5वीं। इसके बावजूद भी लालू और उनका परिवार घोटाले से बाज नहीं आ रहा है। भूखंड के बदले नौकरी, रेलवे होटल घोटाला, मिट्टी घोटाले से लेकर के कई घोटाले में लालू और उनके परिवार वाले फंसे हुए हैं। बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं कि पिपला गांव में समर्थक इस कदर भड़क गए कि सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अमोड़ विधानसभा के पिपला गाँव में कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मामला सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद कल्याणकारी योजना का शिलान्यास करने गए थे, लेकिन अमोर पहुंचे तो फिर स्थानीय लोग भड़क उठे और फिर बोर्ड तोड़ दिया। जी हां, इस मामले को लेकर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू से बातचीत की तो फिर उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री की जल कल्याणकारी योजना के तहत सड़क का शिलान्यास करने सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को आमंत्रण दिया था। आमंत्रण के बाद शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन ठेकेदार और फिर स्थानीय लोग नोकझोंक हो गई। हमने जब मामले की जानकारी ली तो फिर हमें पता चला है कि सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को वर्षा के समय फसल तहस नहस हो जाएगी, जिसके कारण स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। जब हमने सांसद को बताया तो फिर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण को रुकवा दिया और डीएम को लेटर भेज दिया। इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों से बात की तो फिर स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजना के तहत सड़क का शिलान्यास करने सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को आमंत्रण दिया था और आमंत्रण के बाद शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन ठेकेदार और स्थानीय लोग नोकझोंक हो गए और फिर इस मामले को सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने जानकारी ली। उन्होंने कल एक्शन लेते हुए इस सड़क को रोक दिया है, सड़क निर्माण को रोक दिया है। हालांकि घटना रविवार की है। दोस्तों, बिहार में सीएए लागू होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार ध्यान भटकाया जा रहा है और चुनाव को लेकर चुनावी प्रपंच रचाया जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के बाद कहा है कि मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनावी पूर्व नित नए प्रपंच रचती है, हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। 10 वर्षों में जनता इन्हें अच्छे से जान और पहचान चुकी है। इस बार जनता मुद्दों पर मतदान करके अपने वोट की चोट से झूठ बोलने, भ्रम फैलाने और फिर नफरत बांटने वालों को सजा देगी। धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार मांगती है। देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और फिर बेरोजगारी से त्रस्त है। जब बीते 10 सालों में बीजेपी शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है, जब गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक का हो गया है, जब रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है।
जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते 46 सालों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, नई नौकरियां देना तो दूर, मोदी सरकार निजीकरण करके पहले से कार्यरत कर्मचारी की नौकरियां छीन रही है। जब निजी क्षेत्र में नौकरियां घटी है। देश में गरीबी का आलम यह है कि खुद मोदी सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण करना पड़ रहा है। जब एनडीए सरकार के नोटबंदी जैसे बिना सोचे समझे किए गए फैसले और फिर बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बना करके गलत निर्णय लेने से छोटे व्यापारी और फिर लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में स्वरोजगार खत्म हो गए हैं और हो रहे हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है पटना से। यहाँ पर दिल्ली में नमाजियों के हुए अपमान को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दूं कि दिल्ली में नमाजियों से अपमान और फिर हिंसा के खिलाफ भाकपा माले के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत राजधानी पटना में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नफरत और फिर पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाओ, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी आदि के नारों पर प्रतिवाद मार्च निकाला है। आपको बता दूं कि प्रतिवाद मार्च में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। मार्च जीपीओ गोलंबर से शुरू हुआ और फिर बुद्ध स्मृति पार्क पर एक प्रतिवाद सभा आयोजित की गई। जब माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि दिल्ली में नमाज पढ़ रहे युवकों पर जो पुलिसिया लात चली है, दरअसल वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर हमला है। 2024 चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बना करके भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है। देश की जनता इसका मुकम्मल जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि नमाजियों को लात से मारना भाजपा की नफरती राजनीति और फिर उनके प्रचार प्रसार का परिणाम है। संविधान में भाईचारा और धर्म की आजादी की बात कही गई है, लेकिन आज उसी संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कॉटलैंड गए थे, यानी कि लंदन गए थे 7 दिनों के लिए, लेकिन 2 दिन पहले ही वापस पटना लौट आए हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विदेश दौरे से बिहार लौट आए हैं, वह सोमवार को दोपहर को इंग्लैंड से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद विस्तारा की फ्लाइट से पटना आए। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कोई भी बात नहीं की है। उन्होंने कार के बंद शीशे से ही मीडिया का अभिवादन किया और फिर सीधे अपने आवास निकल गए। सीएम नीतीश कुमार 7 मार्च को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने लंदन साइंस म्यूजियम का जायजा लिया। इसके बाद वे स्कॉटलैंड भी गए थे, यहाँ उन्होंने ग्लासगो साइंस सेंटर का भी भ्रमण किया। सूत्रों की माने तो तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 मार्च को मुख्यमंत्री को बिहार लौटना था, लेकिन वे 2 दिन पहले ही लौट आए। एनडीए सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग के मसले पर अगले 2 दिनों में मुहर लग सकती है। इसी कड़ी में बीजेपी की एक बड़ी बैठक सोमवार शाम दिल्ली में हुई है। दोस्तों देश में एक बार फिर से सीएए को लागू कर दिया गया है। अब इसको लेकर के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए को लागू कर दिया है। इसके बाद से पटना समेत पूरे देश भर में, इसके बाद से सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में अब पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके सीमांचल और बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस की चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल को बिगाड़ ना पाए, इसके लिए सभी थानों को अपने इलाकों में पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। ये अलर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। जब सोमवार की शाम इसकी पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने की है। सीएए और फिर एनआरसी को लेकर के 2019 में दिल्ली समेत पूरे देश में हंगामा और फिर धरना प्रदर्शन का दौर चला था। उस दौरान पटना समेत पूरे बिहार में जबरदस्त हंगामा हुआ था। जब पटना में डाक बंगला चौराहे को घेरा गया था, अशोक राजपथ का पर प्रदर्शन हुए थे। इसके अलावा मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज समेत सीमांचल के पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ था। जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूर्व के हंगामे और फिर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ही सीएए को देश भर में लागू किए जाने के बाद एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। जब सभी जिलों की एसएसपी, एसपी को चौकसी बरतने के लिए खास निर्देश दिया गया है। जब मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। जब अलर्ट जारी होने के बाद पटना पुलिस भी एक्टिव हो गई है। वहीं पर इस मामले पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश में सीएए लागू करने के बाद कहा कि मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए चुनाव पहले नित्य नए प्रपंच रचती है, जय हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। 10 वर्षों में जनता उन्हें अच्छे से जान चुकी है और पहचान चुकी है। इस बार जनता मुद्दों पर मतदान करके अपने वोट की चोट से झूठ बोलने और फिर भ्रम फैलाने और नफरत बांटने वालों को सजा देगी। दोस्तों
पूर्णिया वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पूर्णिया वासियों को एक साथ तीन सौगातें मिली है। आपको बता दूं कि पूर्णिया वासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा। एक साथ 3 सौगातें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल, सूचना और फिर प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7.5 करोड़ की लागत से स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में बिहार के पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने नरेंद्रपुर से पूर्णिया 4 लेन NH 131A का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। साथ ही जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का आज से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर भी ठहराव होगा। यह ट्रेन के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पहुंचने पर सांसद संतोष कुशवाहा और भाजपा सदर विधायक विजय खेमका ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इन कार्यक्रमों को लेकर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्णिया विश्वविद्यालय के VC राजनाथ यादव समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि आज का दिन पूर्णिया वासियों के लिए बेहद खास रहा। खेल के क्षेत्र में सीमांचल और कोसी के बच्चों को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक मिला है। किशनगंज जिले में कांग्रेस के द्वारा महिला सदस्यता अभियान चला करके सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस में शामिल किया गया। यह किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने पोठिया में कार्यक्रम आयोजित करके सभी महिला कार्यकर्ताओं को नए मनोनीत पदाधिकारियों को सम्मानित किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहाँ अलग अलग पार्टियां लगातार अपने अपने तरीके से रणनीतियां रच रही है और फिर प्रचार प्रसार कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने पोठिया प्रखंड अंतर्गत एक साथ सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस में शामिल किया है। इमाम अली चिंटू की अध्यक्षता में पोठिया प्रखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यालय में सोमवार संध्या को महिला सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पदभार ग्रहण किए सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं को सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने माला पहना करके पार्टी में आने के लिए स्वागत तथा सम्मानित किया है। साथ ही इस दौरान कई कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया गया है। चांद के दीदार होने के साथ ही पवित्र रमजान माह की शुरुआत हो चुकी है। जब मंगलवार को पहला रोजा है, आज मंगलवार को। आपको बता दूं कि रमजान उल मुबारक का चांद बिहार के साथ साथ देश के कई हिस्सों में कल देखा गया था। इसके साथ ही पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है। यह इसकी घोषणा आपको बता दूं कि कल चांद के दीदार किए जाने की घोषणा के साथ ही बताया गया है कि पवित्र रमजान के महीने का चांद सोमवार को देखा गया था। चांद के दीदार होने के साथ रमजान महीने का पहला रोजा मंगलवार को रखा गया है। वहीं पर सोमवार की संध्या से चांद के दीदार के साथ ही तरावी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दो कि रमजान का महीना मुसलमान के लिए बहुत ही पाक पवित्र महीना माना जाता है। जब बताया जाता है कि इस महीने में ही कुरान शरीफ को आसमान से धरती पर उतारा गया था। रमजान का हर एक दिन इबादत का दिन होता है और ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है इबादत करने के लिए। इस महीने में जो मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं और पूरे महीने रोजे रखते हैं, उनके गुनाहों को खुदा माफ करता है। जहाँ मुसलमान भाइयों से इस पवित्र महीने में रोजा रखना, कुरान शरीफ पढ़ने और फिर अपने गुनाहों के लिए खुद से माफी मांगने की बात बताई गई है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में मकई की खेत से शराब की तस्करी हो रही थी, जब पुलिस ने मक्के के खेत से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। जब मामला पूर्णिया के के नगर थाना क्षेत्र के कोठी घाट पुल के समीप कच्ची नहर के समीप की है, जहां मक्के की खेत की आड़ में तस्कर विदेशी शराब की तस्करी कर रहे थे। जब पुलिस ने मनोज यादव नाम के शख्स के साथ खेत से विदेशी शराब की 46 कार्टून और 439 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। आपको बता दो कि पूर्णिया जिला के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि के नगर थाना क्षेत्र के कोठी घाट पुल के समीप कच्ची नहर के समीप राजू यादव के मकई खेत में विदेशी शराब की दर्जन कार्टून पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। रेड के क्रम में मालूम हुआ कि ये खेत मनोज यादव के नाम के शख्स की है। जब पुलिस ने खेत से 46 कार्टून में बंद 429 विदेशी शराब को बरामद किया गया है। दोस्तों, बिहार के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। आपको बता दूं कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी। इस योजना में लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, जिससे हर महीने करीब 1000 रुपए की बचत होगी। इस लाभ के लिए आप अपने नजदीकी डाकघरों में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दरअसल बिहार डाक परिमंडल ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी डाकघरों को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना योजना के तहत जल्द से जल्द
रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें तो डाकिया से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ बिजली का बिल अनिवार्य है। जी हाँ, बिहार परिमंडल के डायरेक्टर पवन कुमार ने बताया है कि इस योजना के तहत देश के नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। लोग अपने घर की छत पर या फिर खाली जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहाँ जो बिजली उत्पन्न होगा वे लोग अपने घर में इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ बची हुई बिजली पावर ग्रिड में भी बेच सकते हैं। पावर ग्रिड में जाने वाली बिजली के बदले लोगों को पैसे भी मिलेंगे। हालांकि बची हुई बिजली लाभुक के घर से पावर ग्रिड में कैसे जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया पर काम जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको बता दूं कि डाक विभाग घर घर पहुंच करके रजिस्ट्रेशन कर रहा है। इसके अलावा जो लोग छूट गए हैं वो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डायरेक्टर ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ खास तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बिजली का बिल अनिवार्य है। डाक विभाग सारी जानकारी लोगों को ऑफलाइन दे रही है और फिर वे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रही है। अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और कोई लास्ट डेट की घोषणा नहीं है, आप कभी भी जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले बिहार आए हुए थे। अब इसको लेकर के पूरा का पूरा लालू परिवार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर हो गए हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने उन पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिस बयान में अमित शाह ने कहा कि माफिया को उल्टा लटका देंगे। इस पर लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कौन है अमित शाह। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह फंसे थे ना, एक बार फिर फंसेंगे। लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि उनको महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं दिखती। वहीं राबड़ी देवी ने कहा है कि पूरा नोटबंदी में लूट के धर लिए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लालू यादव क्या बोलते हैं, उनकी बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। 15 साल सत्ता चलाने के बाद भी लालू प्रसाद यादव गंभीर नहीं हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि माफियाओं को उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। 24 घंटे में उनके बयान का रिजल्ट भी दिख गया है। सम्राट चौधरी का इशारा सुभाष यादव की ओर था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी ये पहले बताएं कि उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।